हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक मजे में होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 के पहले अध्याय यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल मैकेनिज्म में। और आज हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ कक्षा 9 विज्ञान विषय के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है, कि हम उन्हीं चीजों पे विशेष ध्यान देंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अच्छा एकदम रहेगा। तो देखते हैं जरा। पहला हमें पढ़ना है पदार्थ के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी जितने हमारे आसपास के पदार्थ है, जो भी पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, उन सारे को हमें इसी चैप्टर में पढ़ लेना है। पढ़ के अपने दिमाग में घुसा लेना है, एकदम मगज में ऐसा कर लेना है कि दोबारा भूले नहीं कभी। और एकदम मजे से पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है, जोर शोर से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है पदार्थ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो क्या होगा भाई, मैं बताने के लिए यहाँ पे कि क्या है पदार्थ। तो पदार्थ की दो प्रकृति होती है। पहले इसकी प्रकृति है ये कण जैसा होता है। ठीक, कण तो जानते ही होंगे, इंग्लिश में पार्टिकल बोलते हैं कण को। तो कण क्या है, जैसे धूल वाला नेचर, बालू का कण होता है छोटा छोटा, उसी कण की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। पदार्थ कण नेचर का होता है। और दूसरा इसका होता है तरंग। तो एक ये तरंग प्रकृति का होता है और ये कण प्रकृति का होता है। जरा हम समझ लेते हैं पहले यहाँ छोटा सा इसके बारे में बात करके कि ये कण प्रकृति और तरंग प्रकृति क्या है। तो जैसे बालू है वो कण प्रकृति है, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ऐसे ही धूल है, मिट्टी में लोटे होंगे भाई, छोटे पर खेले होंगे, वो है कण प्रकृति। तो जितने भी पदार्थ हैं वो कण प्रकृति के होते हैं। और दूसरा चीज है तरंग प्रकृति। तरंग प्रकृति क्या है भाई, तो जो लगातार हो, एकदम जैसे लकड़ी है एकदम लगातार है, ठीक है, उसे हम बोल देंगे। जो भी चीजें लगातार हो वो तरंग प्रकृति कर देंगे, और जो भी चीजें लगातार नहीं है उन्हें हम कण प्रकृति का नाम दे देंगे। तो हमें यहाँ पे पदार्थ के कण प्रकृति के बारे में पढ़ना है, तरंग प्रकृति के बारे में नहीं पढ़ना है। तरंग प्रकृति के बारे में हम पढ़ते हैं कहाँ पे, बताओ कहाँ पे पढ़ते हैं। अरे भाई, तरंग प्रकृति को हम पढ़ते हैं कक्षा 11 में, और वहां जाके पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा पहला कि क्या पढ़ेंगे। इसका हम परिभाषा भी पढ़ लेंगे। दूसरा चीज पढ़ेंगे इसके बारे में हम कि इसका वर्गीकरण। हम पढ़ेंगे दूसरा इस चैप्टर में पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ को दो तरीके से डिफाइन किया गया है, दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है। एक उसके भौतिक गुण के आधार पे और दूसरा उसके रासायनिक गुण के आधार पे। भौतिक गुण के आधार पे किया गया है और रासायनिक गुण के आधार पे किया गया है। आगे हम कक्षा 10 में पढ़ेंगे कि भौतिक दो तरीके के यहाँ पे परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यहाँ पे हम बात करें भौतिक गुण, शॉर्ट में सिंपल में समझ सकते हैं हम आसानी से कि भौतिक मतलब जो बाहर से हमें दिख जाए इजीली, जो समझ में आ जाए, ठीक है। और रासायनिक गुण जो हमें दिखेगा नहीं, रासायनिक परिवर्तन होगा। वहां पे जो परिवर्तन हमें दिख जाए वो भौतिक गुण में आएंगे और रासायनिक गुण में आएंगे जो हमें नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे भौतिक गुण के आधार पे तीन चीजों में इसको वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, ठोस,
ये सबको अब मालूम होगा क्योंकि हम 6, 7, 8 हमेशा से पढ़ते आते रहते हैं। द्रव और तीसरा है गैस। तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव, गैस में विभाजित किया गया है और रासायनिक गुण के आधार पर इसको विभाजित किया गया है तत्व, यौगिक और मिश्रण। इस पाठ में हम रासायनिक गुण पे किए गए वर्गीकरण के बारे में ना पढ़ के केवल भौतिक गुण के आधार पे जो वर्गीकरण किया गया है उसको हम पढ़ेंगे, यानी कि ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो है इसमें अवस्था परिवर्तन। ये अवस्था क्या है? किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो सकती है, एक ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था और तीसरी गैस अवस्था। अब भाई ठोस, द्रव, गैस के बारे में तो तुम लोग जानते ही होंगे, ठीक है। गैस कौन नहीं जानता। तो अवस्था परिवर्तन का मतलब यह है कि हम क्या कर सकते हैं, कोई ठोस हो, द्रव हो और गैस हो, इसको आपस में परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठोस से द्रव में बदल सकते हैं, द्रव से गैस में बदल सकते हैं, फिर द्रव से गैस में बदल सकते हैं और गैस से वापस द्रव में बदल सकते हैं। तो ये बदलना कैसे हो सकता है, ये अवस्थाओं का परिवर्तन कैसे होगा, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ठोस से द्रव में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, ठीक। द्रव से गैस में बदलने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। गर्म करने का मतलब क्या है कि हमें उसके तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर वापस गैस से द्रव में बदलना है तो ठंडा कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा सोचेंगे तो आ सकता था, लेकिन जो ही मैं एग्जाम्पल दूंगा, उदाहरण दूंगा, तुरंत आ जाएगा। जैसे ठोस का उदाहरण है बर्फ, द्रव का एग्जाम्पल है, उदाहरण है पानी, और गैस का उदाहरण है भाप। तो देखिए बर्फ है, उसको गर्म करेंगे तो पानी में बदल जाएगा, और पानी को गर्म करेंगे तो वो गैस में बदल जाता है, यानी भाप में बदल जाता है। अब जैसे ठोस है, ठोस का उदाहरण बर्फ है, उसको हम फ्रिज से निकाल देंगे बाहर। जैसे ही तापमान अधिक होता है बाहर का फ्रिज से, तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो द्रव यानी पानी में बदल जाता है। अब उस पानी को अगर हम चूल्हे पे रख दे, गैस पे रख दे, गैस मतलब ये वाला गैस नहीं, गैस मतलब एलपीजी गैस, उसको जला दे तो तापमान देंगे तो वो क्या हो जाता है, पानी भाप बन जाता है। अब वापस हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, गैस को द्रव में यानी भाप को पानी में बदल सकते हैं। क्या करके, ठंडा करके। जैसे कि देखो भाप है जो ऊपर जाता है, अगर कुछ देर के लिए छोड़ते हैं फिर पानी में बदल जाता है। अब पानी को हम फिर से ठंडा करेंगे, कैसे ठंडा करेंगे, फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे, तो वो किस में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। तो यहाँ पे हम अवस्था परिवर्तन भी देखेंगे। अब आधा तो इससे अवस्था परिवर्तन का काम हो जाता है, आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, लेकिन आधा यहां से काम हो सकता है। और चौथा हमें पढ़ना है दाब का प्रभाव। तो चौथा हमें पढ़ना है दाब का प्रभाव और ताप का प्रभाव। किस चीज पे दाब का प्रभाव, किस चीज पे ताप का प्रभाव। तो ये जो अवस्था परिवर्तन हो रहा है इसमें हम दाब डालेंगे यानी दबाएंगे तो क्या होगा, और ताप का प्रभाव यानी अगर हम गर्म करेंगे तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया ताप का प्रभाव के बारे में कि क्या है, यानी अवस्था परिवर्तन पे दाब और ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को हमें यहाँ पे देखना है। तो चलो बच्चों हम देख लेते हैं
कि पदार्थ किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है, और हम कैसे समझ पाएंगे कि पदार्थ क्या क्या होता है, और उसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी चीजें हम खाते हैं, पीते हैं या सांस लेते हैं, वो सारी चीजें क्या है, पदार्थ ही हैं। जैसे जो भी चीज हम खाते हैं यानी कि खाना खाते हैं तो सारा जितना भी खाने वाला चीज है वो पदार्थ में आ जाएगा। पीते हैं यानी पानी, दूध, रस, जूस, ये सारा चीज किस में आ जाएगा, पदार्थ में आ जाएगा। और सांस लेते हैं यानी कि हवा भी क्या है, हवा भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये भी क्या है, पदार्थ ही है। यानी जो भी चीजें हम खाते हैं, जो भी चीजें हम खाते हैं, पीते हैं या सांस लेते हैं, वो सारी वस्तुएं पदार्थ है। और दूसरा पॉइंट है, हम चारों तरफ से पदार्थ से घिरे होते हैं, यानी कि कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो पदार्थ में ना आता हो। यानी जो भी चीज हमें आंखों से दिखाई देती है वो सारे क्या है, पदार्थ ही है, वो सारी की सारी पदार्थ ही है। जैसे किताब हुआ, कलम, बोर्ड, मोबाइल, कुर्सी, बाल, चौकी, पेंसिल, पेन, बल्ब, सारा चीज जो भी हमें आंखों से दिखाई दे वो सब मैटर है। लेकिन वहां पे कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो चीज एक जगह घेरे और दूसरा उसके पास द्रव्यमान होना चाहिए। बिना जगह घेरे या द्रव्यमान हुए पदार्थ की श्रेणी में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कुछ चीजें दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा पदार्थ है और कौन सा पदार्थ नहीं है। तो हमें ऑप्शन चूज करने होते हैं, तो हम उसको किस कसौटी पे रख देंगे, एक एक करके देखेंगे। अगर उसके पास जगह मास हो, उसके पास द्रव्यमान हो और वो जगह घेरे तो वो पदार्थ की श्रेणी में आएगा। और उसके अपवाद क्या है पदार्थ के, प्रकाश और भावनाएं। भावनाएं क्या होती है, यानी हमारे मन की भावनाएं, जैसे डर है, खुशी है, ये मन की भावनाएं हैं, ये पदार्थ की श्रेणी में नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो भी चीज हम खाए, पिए या सांस ले वो सारी वस्तुएं पदार्थ है, और हम हर तरफ से पदार्थ से घिरे हुए हैं। इसीलिए चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। और कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरती हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। अगर परीक्षा में आए हमारे तो क्या परिभाषा लिखेंगे पदार्थ की, ये वाली परिभाषा लिखेंगे, क्योंकि ये मेन परिभाषा है। कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरती हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो ये हुआ पदार्थ के बारे में। अब हम देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि पदार्थ किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा को देखा। अब हम देखेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो पदार्थ का वर्गीकरण, ये हमारा चैप्टर का दूसरा टॉपिक है, पदार्थ का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण किया गया है इसके भौतिक गुण के आधार पर। दूसरा किया गया है इसके रासायनिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है ठोस, द्रव और गैस। एक एक का उदाहरण देख लेते हैं। ठोस यानी कि लोहा, लकड़ी। द्रव का देख लेते हैं, पानी, दूध। और गैस का देख लेते हैं, गैस का हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ये हुआ भौतिक गुण के आधार पे भौतिक गुण के आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण, ठोस, द्रव, गैस। और हमने एक एक उदाहरण देखा, ठोस का लोहा, लकड़ी, द्रव का पानी, दूध और गैस का हाइड्रोजन और गैस, हाइड्रोजन गैस। रासायनिक गुण के आधार पे वर्गीकरण जो किया गया है वो है तत्व, यौगिक,
और मिश्रण। तो यहाँ पे हमें तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में नहीं पढ़ना है, इन चीजों को बाद में अगले चैप्टर्स में पढ़ना है। बस हमें भौतिक गुण के आधार पे जो वर्गीकरण है वो देखना है। तो आइए हम देखते हैं कि इनके अब अगर हम चाहें तो ठोस द्रव गैस को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो ठोस द्रव और गैस को आपस में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि इसका अगर हम तापमान बढ़ा दें, तापमान, तो द्रव में बदल जाएगा और द्रव से गैस में बदलने के लिए भी हम तापमान इसका बढ़ा देंगे। वापस अगर हमें गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में बदलना है तो हम तापमान को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो उल्टा भी पॉसिबल है। आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे ही हम ठोस के अणु को गर्म करते हैं, यानी उसके तापमान को बढ़ाते हैं, तो ठोस के अणु बिल्कुल ऐसे पास पास होते हैं। जैसे ही हम इसके तापमान को बढ़ाते हैं, पहले कैसे हैं, ये ऐसे हैं, अब ये हिलने लगते हैं, यानी कि थोड़ा सा मोशन करने लगते हैं। तापमान बढ़ाने पे ये ऐसे ऐसे हिलने लगे, ऊपर नीचे इधर इधर हिलने लगे। तो हिलते हुए ये क्या करते हैं, आपस में टकराने लगते हैं। जैसे ही आपस में टकराते हैं, इनकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ने लगती है और ये और ज्यादा दूर जाने लगते हैं। धीरे धीरे करके इनकी आंतरिक ऊर्जा इतना ज्यादा बढ़ जाती है तो कि इसके कण दूर दूर हो जाते हैं। और जैसे ही ये कण दूर दूर हो जाते हैं, हम क्या कर देंगे कि ये द्रव में बदल गए। क्योंकि जब ठोस और द्रव के हम देखेंगे तो ठोस के अणु एकदम पास पास होते हैं, इनके बीच की अंतर आणविक दूरी एकदम नहीं के बराबर पाई जाती। इसमें अंतर आणविक दूरी ठोस के अणुओं के मुकाबले ज्यादा होती है। तो देखते हैं इनके बीच में दूरी पाई जाती है, यानी द्रव में चेंज हो जाते हैं। अगर ऐसे ही हम तापमान और बढ़ाते रहें तो इनके अणु और जोर से टकराएंगे आपस में और दूर होते जाएंगे, यानी कि ऐसे ऐसे टाइप हो जाएंगे। और ऐसा ऐसा किसका प्रॉपर्टी है, किसका गुण है, गैस का गुण है। ये गैस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम ऐसे ही। देखो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं बर्फ को निकालते हैं बाहर, तो वो तापमान बढ़ता है, गर्मी पाता है, उसके अणु हिलने लगते हैं, वो पानी में बदल जाता है। और पानी में बदल जाता है तो हम उसको रख देंगे चूल्हे पे गर्म करने के लिए, तो वो गैस में बदल जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही तापमान देते हैं हम, उसके अणु आपस में टकरा करके अपनी आंतरिक ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा देते हैं और इसके चलते वो ठोस द्रव गैस आपस में चेंज होने लगते हैं। वापस जब हम ठंडा करते हैं, इसको ठंडा करते हैं, तो गैस के अणु पास पास आने लगते हैं, आंतरिक ऊर्जा क्योंकि घटने लगती है तो द्रव में चेंज हो जाता है। और ठंडा करेंगे तो द्रव के अणु और पास आकर के ठोस में बदल जाएंगे। तो इस प्रकार से उनका आंतरिक परिवर्तन होता है। ये तो हुआ हमारा पदार्थ का वर्गीकरण का नई अवधारणा। और जो पुरानी अवधारणा है वो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया हुआ था। आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना भी होगा ये वाला वर्ड। जैसे पहली बात तो ये कि जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो तपस्या नहीं किया करते थे, वो सब धारावाहिकों में दिखाया जाता है और गलत दिखाया जाता है। वो एक्चुअल में वैज्ञानिक हुआ करते थे, हमारे पुराने जमाने के वैज्ञानिक हुआ करते थे और सालों साल अकेले रह के खोज किया करते थे। लेकिन लोगों ने उसका अपभ्रंश करके उसको तपस्या का नाम देकर रूढ़िवादिता का नाम दे दिया है। जबकि बहुत सारे जो खोज पश्चिमी वैज्ञानिकों ने किए वो हमारे वैज्ञानिक पहले से ही कर चुके हैं। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो गूगल पे जाके करके देख सकते हैं सर, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एटम यानी परमाणु की खोज हमारे ऋषि मुनि कर चुके थे, अणु की खोज कर चुके थे, ये सारी चीजों की खोज हो गई थी। तो सबसे पहले हमारे वैज्ञानिकों ने जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया था उसके लिए एक श्लोक दिया था, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो बॉडी है, क्योंकि बॉडी भी क्या है, हमारा शरीर भी एक प्रकार का पदार्थ है, तो ये पदार्थ किन तत्वों से मिलके बना है अगर ये पता चल जाए तो पदार्थ का वर्गीकरण कर सकते हैं। ये हमारे पुराने जो ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे उनका मानना था। तो उन्होंने क्या बोला था
क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो उनका जो एंशिएंट व्यू था, उन्होंने क्या कहा, पंच तत्व, पुरानी विचारधारा, पुरानी विचारधारा उन्होंने जो दिया था वो पुरानी विचारधारा थी। और क्या कहा उन्होंने, क्षिति यानी कि पृथ्वी, जल यानी कि पानी यानी द्रव, पावक का मतलब आग, गगन का मतलब आकाश, और समीरा का मतलब हवा, वायु। ये उन्होंने 5 तत्व बताए। 5 तत्व उन्होंने क्या बताया कि जो पदार्थ होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी, पानी, आग, आकाश, हवा। हम पढ़ेंगे कि बाद में जो वर्गीकरण किया गया, यानी 5 पदार्थ के, अभी हमने क्या पढ़े, 3 वर्गीकरण पढ़े, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अभी 2 और भी पार्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन्होंने पहले ही 5 कर दिया था कि 5 तत्व से मिलकर पदार्थ बने हुए हैं, पृथ्वी, पानी, आग, आकाश और हवा। वैसे तो ये परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें अपने जो परंपरा है, अपने वैज्ञानिकों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हम भारत के हैं, तो भारत की पुरानी परंपराओं, पुराने वैज्ञानिकों के बारे में जानना चाहिए। और उन्होंने ये खोज किया हुआ था, तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम पढ़ेंगे, पुरानी अवधारणा पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी कि उसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण क्या क्या है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए गाइस देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो सबसे पहले पदार्थ के भौतिक गुण जान लेते हैं। पहला गुण है इसका, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा है, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये तो हुआ पदार्थ कणों से मिलकर होता है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं पदार्थ के कणों के गुण के बारे में, कि ये जो कण है इनके क्या गुण हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी पदार्थ के कणों के असली गुण हम पढ़ेंगे। तो कौन सा है, पहला है, पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह पाया जाता है। के बीच खाली जगह पाया जाता है, तो हम क्या लिख देंगे, के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो हम जगह बोल दें या खाली स्थान बोल दें या जगह बोल दें, जो भी बोल दें, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं। अब इन रिक्त स्थान, खाली जगह को, जैसे ये पदार्थ है, ठीक, ये थोड़ा सा जो जगह पाया जा रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह पाए जाते हैं। इन खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं, अंतर आणविक दूरी या अंतर आणविक रिक्त स्थान भी बोलते हैं। तो जो पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह पाया जाता है, इसको हम अंतर आणविक दूरी बोलते हैं। दूसरा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
आकर्षित, अभी इसको बारी बारी से एक्सप्लेन किया जाएगा। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इस आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल बोलते हैं। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इस आकर्षण बल को हम अंतर आणविक आकर्षण बल बोलते हैं। दूसरा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, हम बारी बारी से समझ लेते हैं कि कैसे पता चलता है। ठीक है, तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये तो बालू में देख लेते हैं हम। उसके कण छोटे छोटे होते हैं, यह भी देख लिया। अब पदार्थ के ये जो कण पाए जाते हैं उनके गुण क्या है, उनके आंतरिक गुण क्या है, ये देख लेते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। तो मान लो जैसे ठोस है, इसके बीच में ये रिक्त स्थान पाया जा रहा है, जैसे ये है, ये खाली जगह पाया जा रहा है, इसी को बोला जा रहा है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं। और दूसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आकर्षित नहीं करते तो ये जुड़ा ही नहीं होता, ये तो दूर दूर भाग जाता। इन्हीं अंतर आणविक दूरी और अंतर आणविक आकर्षण बल के बेसिस पे हम इसी के आधार पे डिफाइन करेंगे, ठोस द्रव गैस के बीच में अंतर करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि इसमें परीक्षाओं के हिसाब से। और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो ये कब देखते हैं हम? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, जैसे अगर स्याही को किसी पानी में डाल दिया जाए तो तुरंत वो फैल जाता है बिना हिलाए ही, पूरा नीला हो जाएगा। अगर नीला स्याही है तो रेड से हो जाएगा। ऐसा उसके निरंतर गतिशील होने के कारण होता है, वो गति करके हर तरफ पहुंच जाता है और वो रेड हो जाता है। तो एक चीज है कि ठोस है, ये द्रव है और ये गैस के मॉलिक्यूल है, मान लो ये द्रव के मॉलिक्यूल है। तो पदार्थ के कणों के बीच जो अंतर आणविक दूरी है, ठोस में ये अंतर आणविक दूरी सबसे कम होता है। देखो एकदम नजदीक नजदीक है, इसमें भी ये थोड़ा सा ज्यादा होता है द्रव में, और गैसेज में ये अंतर आणविक दूरी सबसे ज्यादा होती है। और अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में होता है, सबसे कम द्रव में, उससे कम द्रव में होता है और सबसे कम गैस में होता है। तो ठोस के अणुओं में अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम, और गैस के अणुओं में अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे कम होता है, इसीलिए वो एकदम दूर दूर पाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगले वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये जो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण है और इनका भौतिक स्वरूप है, इसको हम क्रियाकलाप के माध्यम से, जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उनके माध्यम से प्रूफ करने का कोशिश करेंगे, सिद्ध करने का कोशिश करेंगे कि कैसे पदार्थ के कणों से मिलकर बना है। पदार्थ के कण छोटे होते हैं, इस बात को सिद्ध करेंगे। रिक्त स्थान पाया जाता है, इस बात को प्रूव करेंगे। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कण, इस बात को सिद्ध करेंगे। और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इस बात को हम क्रियाकलाप के माध्यम से सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो, यूपी बोर्ड के नए नए जो विद्यार्थी हमारे से जुड़ेंगे तो नीचे कमेंट करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, और जितने भी आपके हिंदी माध्यम वाले दोस्त हैं, यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, चाहे एमपी बोर्ड के हो, जहां जहां भी एनसीईआरटी हिंदी में पढ़ाई जाती है, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो हम ऐसे ही हार्ड वर्क करके आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, और घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे कि आगे जब हम हिंदी मीडियम के वीडियो बनाएं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वहां से आप स्टडी कर सके। धन्यवाद।